हो सकता है उनके खिलाफ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अंग्रेज बचकर जिंदा पहुंचे उनसे पूछा गया कि इस क्रांति का मुख्य कारण बताओ। तो उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने भारत में जो लूट मचाई वो सबसे बड़ा कारण, भारतवासियों की लूट हमने की और ये भारत को सोने की चिड़िया के देश से गरीब और भुखमरी वाला देश हमने बना दिया, ये पहला कारण। और अंग्रेजों ने कितनी लूटमार की है इस देश में, उसका अंदाजा लगाना चाहें तो एक अंग्रेज अधिकारी के डायरी के पन्ने का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो बंगाल में आया था 1757 में, उसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद वो बंगाल का राजा बन गया था, आप जानते हैं, मीर जाफर की मदद से। और राजा बनने के बाद उसने बंगाल को लूटा था। तो कलकत्ता के कुछ मोहल्ले उसने लूटे थे और उनका धन लंदन लेके गया था। 7 साल उसने कलकत्ता को लूटा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को यह पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए। तो उसने कहा भारत से नहीं लूट कर लाया, भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। उसने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया। उसने कहा कि पूरे भारत से लूट कर लाने के लिए तो 1000 साल लगेंगे, इतना धन और संपत्ति भारत में है। मैं तो भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर पूछता क्या लूट कर लाए तुम। तो उसने कहा सोने के कुछ सिक्के, चांदी के कुछ सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब लूट के लाया। कितना लेके आए। तो उसने कहा मालूम नहीं है कितना लेके आए, फिर भी अंदाजा बताओ। तो उसने कहा मैंने गिना नहीं है अभी तक कितना लाए। तो रफ एस्टिमेट बताओ, कुछ मूल मोटा मोटा आकलन बताओ। तब उसने जो उत्तर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो मैं आपको सुनाता हूं। वो कहता है कि कलकत्ता शहर की संपत्ति को लूटकर लंदन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। $900 शिप्स किराए पर लेकर मैंने वो संपत्ति उनमें भरी और उसको कलकत्ता से लंदन लेके आया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पूछा कि ये शिप की बात कर रहे हो या बोट, नाव की बात कर रहे हो या जहाज की। उसने कहा शिप की बात कर रहा हूं, नाव में नहीं भर के लाया, जहाज में भर के लाया। तो फिर उसको पूछा गया कि जहाज का आकार बताओ, कितना बड़ा जहाज, कितनी उसमें धन संपत्ति आ सकती है। तो उसने कहा कि एक जहाज में कम से कम 70 मीट्रिक टन सामान आ सकता है। ऐसे 900 जहाज भर के मैं संपत्ति लाया। 70 मीट्रिक टन का माने होता है 70,000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। तो ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, वो सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा इस देश को, फिर उसके बाद कर्जन ने लूटा, फिर लिलिथगो ने लूटा, फिर वेवेल ने लूटा, फिर इसके बाद डलहौजी ने लूटा, फिर विलियम बेंटिंग ने लूटा। और आखिरी लुटेरा अंग्रेजों का जो इस देश में आया वो माउंटबेटन था। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेके माउंटबेटन तक 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए अंग्रेजों के, और हर एक ने लूटा। किसी ने 900 जहाज भर के, किसी ने 700 जहाज भर के, किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 200, किसी ने 50, जैसी जिसकी क्षमता थी सब लूट कर ले गए इस देश को। और ये लूट इतनी बड़ी है कि दुनिया के किसी देश में इसका उदाहरण नहीं मिलता। और इस लूट का दुष्परिणाम था कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेजों की लूट के बाद कंगाल और भिखारी देश बन गया। अंग्रेजों ने ये जो लूट मचाई इस देश में, इस लूट का अंदाजा हम लोगों ने लगाया पिछले 15 साल में दस्तावेजों के आधार पर। अंग्रेजों ने इस देश में से लगभग 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। 300 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं इसका अंदाजा लगाना हो तो भारत सरकार की एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ की होती है। एक पंचवार्षिक योजना जो 5 साल चलती है, और एक पंचवार्षिक योजना अगर 10 लाख करोड़ की है तो 30 पंचवार्षिक योजनाएं उस धन से इस देश में चलाई जा सकती हैं। इतना धन अंग्रेजों ने लूटा इस देश में से, वो सब ले गए यहां से। उसमें हमारा खजाना खाली हो गया।
हम कंगाल हो गए, गरीब हो गए, वरना अंग्रेजों के पहले तो ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश था, सबसे श्रीमंत देश था। अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि इस देश के बारे में जब अंग्रेज आए थे पहली बार, जब इस देश में उन्होंने प्रवेश किया, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वेक्षण कराए थे इस देश के, सर्वे जिसको आप कहते हैं। उनमें पता चलता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था अंग्रेजों के आने के पहले। पूरी दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसका 33% माल अकेले भारत बेचता था। पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता था। और पूरी दुनिया में जो कुल आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की होती। कोई भी देश भारत के कंपटीशन में नहीं था उस समय। चीन नाम का एक देश था जो थोड़ा बहुत हमारा कंपटीशन करता था, लेकिन वो बहुत नीचे था। अब दुनिया के बाजार में 33% निर्यात करने वाला देश, दुनिया की कुल आमदनी का 27% अर्जित करने वाला देश, दुनिया के कुल उत्पादन का 43% उत्पादन करने वाला देश तो सोने की चिड़िया ही हो सकता है। और इस देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया, 3000 साल भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचा करते थे। 3000 साल हम नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करते थे। हमारा कपड़ा बिकता था, हमारा लोहा बिकता था, हमारे लोहे के बहुत सारे सामान बिकते थे। 36 तरह की वस्तुएं थी जिनका निर्यात इस देश से होता था। हम जो कपड़ा बनाते थे दुनिया के बाजारों में कैसे बिकता था आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भारत में एक मलमल नाम का एक कपड़ा बनता था, सूरत में बनता था, मालवा में बनता था, दक्षिण भारत में कोयम्बतूर के आसपास बनता था। वो मलमल का कपड़ा जब दुनिया के बाजार में बिकने के लिए जाता था तो तराजू के एक पलड़े में वो कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में उसके भार के बराबर सोना रखा जाता था, तब वो कपड़ा बिकता था। कारण क्या था? हम अकेले थे जो वो कपड़ा बनाते थे, मोनोपोली थी हमारी पूरी दुनिया में उस कपड़े। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया और वजन के बराबर। आज से 300-400 साल पहले तक कपड़ा बिकता था वजन से, अभी कपड़ा बिकता है मीटर से, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। 300 साल बिकता था आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, और जितने वजन का कपड़ा उतने वजन का सोना मिलता था। अब 3000 साल कपड़ा बेच बेच कर हम सोना कमाते रहे, इसलिए सोने का भंडार इस देश में बढ़ा। हम लोहा बेचते थे, सारी दुनिया के देश हमसे लोहा खरीदते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत में विकसित हुई 10वीं शताब्दी। कोई स्टील बनाना नहीं जानता तो दुनिया में हमने सबसे पहले स्टील बनाया, और वो स्टील हम बेचते थे दूसरे देशों को। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की सारी कंपनियां पानी का जहाज बनाने के लिए स्टील भारत से खरीदते थे, और भारत का स्टील खरीदकर जब वो जहाज बनाया करते थे, एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी व्यक्ति था और एक बहुत बड़ा अंग्रेज, दोनों भारत में आए स्टील देखने के लिए कि भारत में स्टील क्या क्वालिटी का है। तो यहां से कुछ स्टील वो खरीद के ले गए और उनकी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पता चला उससे अच्छा स्टील कोई बनाता नहीं दुनिया। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा भारत के स्टील में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये रस्ट फ्री है, इसमें जंग नहीं लगता, कितने भी पानी में डाल के रखो। और दूसरी क्वालिटी ये है कि ये क्वालिटी में बहुत ऊंचा है, और तीसरी है कि ये सस्ता बहुत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहां से स्टील खरीदते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने लिखा है कि भारत के स्टील से जो जहाज वो बनाते थे पानी का, वो जहाज कम से कम 65 से 70 साल चलता था, और अंग्रेजी स्टील से जो जहाज बनाया जाता था वो 15 साल में ही टूट जाया करता। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारियों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम भारत में जहाज खरीदने आते थे, नया जहाज खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो पुराना खरीद के ले जाते थे। जो जहाज भारत में 50 साल चल चुका होता था उसको हम खरीदते थे, और उस जहाज को रिपेयरिंग करके और 20-25 साल हम चलाते थे। इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील भारत में बनता। आप जानते हैं कि पानी का जहाज हमेशा पानी में रहता है, इसलिए उसमें जंग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन भारत के स्टील के जहाज 60 साल, 70 साल, 75 साल बिना जंग के काम करते थे। इस क्वालिटी का स्टील बनता था, इस क्वालिटी के जहाज बनते, और सारी दुनिया में ये बिकते थे। उसके बदले में भी हमें सोना ही मिलता था। हम लोहा बेचते थे
और सोना लेके आते थे, कपड़ा बेचते थे, सोना लेके आते थे। ईंटें बनती हैं इस देश में, पतली ईंट बनती है जिससे हमारे किले बनाए गए हैं। भारत के सभी महापुरुषों के बनाए हुए किले को देखेंगे तो बहुत पतली ईंट के हैं, जिनकी उम्र 500 से 1000 वर्ष है। वो किले में कहीं क्रैक नहीं है, क्योंकि ईंट और जो कैल्शियम है, चूना है, उसके उपयोग से बनाए गए हैं। सीमेंट का कोई भी मकान दूसरे तीसरे साल में क्रैक आ जाता है, क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, चूने की क्वालिटी इतनी अच्छी। चूना हम बनाते थे, ईंट बनाते थे, उसे बेचते थे, ऐसी 36 तरह की चीजें हम बना के बेचते थे। सब चीजों के बदले में सोना मिलता था, क्योंकि उस समय एक्सचेंज जो होता था वस्तुओं का, वो सोने से ही होता था। इसलिए हजारों साल दुनिया का सोना भारत में आया, और वो सोना इतना आया कि हमने उसको अपने शरीर पर पहना, शरीर पर लादा, घर में सजावट के लिए इस्तेमाल किया, फिर भी बच गया तो हमने दान कर दिया और उसके मंदिर बन गए इस देश में। दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, कहीं सोने का गिरजाघर नहीं है, इस देश में सोने के मंदिर हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो 13,000 से ज्यादा थे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने लिस्ट बनाई है कि 13,780 सोने के मंदिर हैं भारत, और एक एक मंदिर के पास सैकड़ों मीट्रिक टन सोना होता था। अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है गुरुवायूर का मंदिर केरल में, फिर उसके बाद तमिलनाडु के मंदिर, तंजौर के मंदिर, फिर उसके बाद हमारा तिरुपति बालाजी का मंदिर। ऐसे हिंदुस्तान में 13,000 से ज्यादा मंदिरों में टनों टन सोना लगा हुआ है, और अंग्रेज लिख रहे हैं कि इस सोने को ही लंदन ले जाना पड़े तो 1000 साल लगे। इतना धन संपत्ति इस देश में था। एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया पूरा। उस मैकॉले का एक भाषण का एक वाक्य सुनाता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक भाषण दे रहा है 2 फरवरी 1835 को, और वो बोल रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया। मैंने संपूर्ण भारत देश को देख लिया। लेंथ एंड ब्रेथ माने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सब जगह में भारत में घूम लिया। और वो कहता है कि आई हैव स्पेंड 17 ईयर्स कंटिन्यूअस इन इंडिया। वो कहता है 17 साल में भारत में रहा, पूरा भारत मैंने घूमा। और घूमने के बाद वो कहता है, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री। वो कहता है सारे भारत को घूमा मैंने, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 17 साल घूमा, एक भी आदमी पूरे भारत में मुझे ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो और चोर हो। क्यों? वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है इतना धन और इतनी संपत्ति मैंने इस देश में देखी है कि कोई व्यक्ति इस देश में भिखारी हो ही नहीं सकता और चोरी कर ही नहीं सकता। चोरी कौन करेगा? जिसके पास संपत्ति नहीं। भिखारी कौन होगा? जिसके पास धन नहीं है। वो कहता है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन और संपत्ति ना हो, इसलिए कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं। और अपने भाषण में वो कहता है कि भारत के 17 साल के प्रवास में मैंने एक भी घर नहीं देखा जहां ताला कोई लगाता। और ताला नहीं लगाते उसके पीछे कारण क्या है? चोरी का किसी को डर ही नहीं है। और चोरी का डर क्यों नहीं है? क्योंकि चोर नहीं है इस देश में कोई। फिर वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति है, एक एक घर में मैं कभी जाता हूं तो वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे चने का ढेर होता है, गेहूं का ढेर होता है। एक एक घर में इतना सोना, एक एक घर में इतने सोने के सिक्के। वो कहता है इस देश को हम कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा पैसे वाला ये देश है। इसलिए इस देश को अगर गुलाम बनाना है तो लूटना पड़ेगा। पहले इस देश की संपत्ति को लेके जाना पड़ेगा लंदन। जब ये देश गरीब होगा तभी अंग्रेजों का गुलाम बनेगा, अन्यथा नहीं। ये उसका लंबा भाषण है। ये भाषण बताता है कि कितना पैसे वाला, कितना संपत्ति वाला, कितना समृद्धशाली देश था। फिर यही भाषण बताता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से लूट मचाई इस देश की, जो आज दुनिया का सबसे गरीब देश ये हो गया। तो इस लूट के खिलाफ भारतवासियों का विद्रोह हुआ था 1857 में।
और भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार भगाने की कसम खाई हुई थी और वो कसम उन्होंने पूरी की थी। 10 मई से विद्रोह शुरू हुआ। 1 सितंबर 1857 तक सारे अंग्रेज इस देश में मारे गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। यूनियन जैक उनका हर जगह से उतर गया और हर जगह भारत के राजाओं के रियासतों के झंडे उस समय फहराने लगे। उस समय तिरंगा झंडा नहीं होता था इस देश में, हर राज्य के अपने अपने झंडे हुआ करते थे। सतारा राज्य का अपना झंडा था, ये कोल्हापुर रियासत थी, इसका अपना झंडा था, पुणे रियासत का अपना झंडा था। सभी राज्यों के झंडे इस देश में थे, यूनियन जैक खत्म हो चुका था। उस स्थिति में अंग्रेजों ने जब बहस की ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ये कहा कि हमें भारत में फिर से जाना है और भारत को फिर से लूटना है, तो कैसे संभव है? तो जो अधिकारी जिंदा बचकर यहां से लंदन वापस गए थे, तो उन्होंने कहा ये एक ही रास्ते से संभव है कि भारत के कुछ राजा भारत की कुछ रियासतें अगर अंग्रेजों की मदद करें तभी अंग्रेज दोबारा भारत में जा सकते। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि कौन कौन से राजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं, कौन कौन सी रियासतें हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों की संसद में एक सूची बनाई गई, उस सूची में सबसे पहला नाम सिंधिया परिवार, सबसे पहला ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहला नाम आया। और सिंधिया परिवार के बारे में अंग्रेज अधिकारियों ने कहना शुरू किया कि ये तो इतना अच्छा परिवार है हमारे लिए, हम इन पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं। एक अंग्रेज कह रहा है कि हम अपने पे जितना भरोसा नहीं कर सकते उससे ज्यादा सिंधिया परिवार पे भरोसा कर सकते हैं, इस परिवार की हमें जरूर मदद मिलेगी, हमें भारत वापस चलना चाहिए। दूसरे परिवार का नाम आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिससे अंग्रेजों को बहुत मदद मिले, पटियाला राजघराना। आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आपने सुना है, जो पंजाब का मुख्यमंत्री रहा, वो उसी राजघराने का है, पटियाला राजघराना। दूसरा नाम उनका आया। तीसरा नाम आया जींद के एक राजा का, हरियाणा में एक रियासत हुआ करती थी जींद, वहां के राजा का नाम था। चौथा नाम आया हैदराबाद के निजाम का, सालार जंग का। ऐसे करके अंग्रेजों ने 20-25 नाम छांटे। इनके नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्ज हैं, बहस में दर्ज हैं कि ये वो परिवार हैं जिनसे हमको मदद मिलेगी। फिर इन सब परिवारों को अंग्रेज सरकार की चिट्ठी आई, वो चिट्ठी की कॉपी भी वहां रखी हुई है जिसमें लिखा गया कि आपने हमेशा अंग्रेजों की मदद की है, अब फिर हमारी मदद कीजिए, हम भारत को फिर से आना चाहते हैं लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। तो इन परिवारों की तरफ से जो चिट्ठियां गई वो बहुत ही शर्मनाक है। सिंधिया परिवार से चिट्ठी गई, उसमें कहा गया कि हम तो हमेशा से आपके, आप बिल्कुल शक मत करिए, आप वापस आइए इस देश में, हम आपको अपनी सेना देंगे, पैसे देंगे, आपको जो चाहिए वो मदद करेंगे। ये जो हैदराबाद का निजाम था, इसने चिट्ठी भेजी, उसने कहा मेरी पूरी सेना आपके लिए है, मेरा पूरा खजाना आपके लिए। जींद के राजा ने कहा सब कुछ मैं आपको न्यौछावर कर दूंगा। तो ऐसे 20-25 राजघराने इस देश में निकले जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करने की कसम खाई, और उनकी मदद से अंग्रेज दोबारा इस देश में आए और दोबारा फिर इस देश के क्रांतिकारियों को उन्होंने कत्लेआम किया भारत के कुछ राजाओं की सेना की मदद से। और वो कत्लेआम करने के बाद इस देश पर फिर से अंग्रेजों का राज्य स्थापित किया उन्होंने। और दूसरी बार जब राज्य स्थापित किया तो वो कंपनी का नहीं था, अंग्रेज सरकार का राज्य स्थापित किया। उसके पहले इस देश में 100 साल कंपनी का राज चला, ईस्ट इंडिया का। उसके बाद अंग्रेजी सरकार की स्थापना हो गई इस देश में। और जब अंग्रेज सरकार फिर से बन गई इस देश में, तब बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब हमें भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है। अब तक हम बिना कानून बनाए काम करते थे, अब जो करेंगे वो कानून बनाकर करेंगे। क्यों? तो अंग्रेजों ने आपस में एक दूसरे को कन्विंस किया, वो ये कि दुनिया का कोई भी देश जब भी हमसे कहेगा कि आप भारत को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो हम जवाब देंगे हम तो भारत में कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं। अब उसमें भारत की लूट होती है तो हम क्या करें? अंग्रेजों की चालाकी देखिए कि आपको सीधे लूटेंगे तो बदनामी होगी, कानून बना देंगे लूटने का तो बदनामी नहीं होगी। लूटना तो आपको है ही। इसको ऐसे समझिए कि कोई आपकी जेब काटे तो आप चिल्लाओगे मेरी क्यों जेब काट रहा है। फिर अगर वो जेब काटने का कानून बन जाए इस देश में और कोई व्यक्ति जेब काटे तब आप क्या चिल्लाओगे? कानून बन गया वो तो।
कानून का पालन हो रहा है, भले आपकी जेब कटे उसमें। तो अंग्रेजों की संसद ने जो कानून सबसे पहले बनाए, वो कानूनों के बारे में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की संसद में पहली बहस हुई कि 1857 की लड़ाई में भारत ने जो क्रांति की है उसमें पैसा कहां से आया, क्योंकि उस समय की क्रांति में करीब 480 कोटि रुपए खर्च हुए, 480 करोड़ रुपए खर्च हुए 1857 की क्रांति में। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर इसको आज के हिसाब से समझना हो तो 300 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन उतना हो चुका है तब से। इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हुई थी 1857 की क्रांति में पूरे देश में। तो अंग्रेजों ने इस पर बहस की कि ये पैसा दिया किसने। तो अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने कहा कि उद्योगपतियों ने दिया, व्यापारियों ने दिया, किसानों ने दिया, कारीगरों ने दिया, ये सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके क्रांतिकारियों को दिया। तब अंग्रेजों ने तय किया कि अब भारत में ऐसा कानून बना दो कि आगे कभी भी किसी क्रांतिकारी को लोग पैसा ना दे पाएं और लोगों के हाथ में पैसा रहने ही नहीं पाए, सारे पैसे उनके हाथ से छीन लो। तो भारत के लोगों से पैसे छीनने के लिए, धन छीनने के लिए सबसे पहला कानून इस देश में बना, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। और अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जब उन्होंने बनाया 1860 में और इसको लागू किया पूरे देश में, तो रकम कितनी छीननी है, धन कितना छीनना है, तो अंग्रेजों ने कहा 97%। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया। माने कोई हिंदुस्तानी 100 रुपए कमा रहा है किसी भी व्यापार से, तो उसमें से 97 रुपए इनकम टैक्स में ले लेना है। माने उसके पास सिर्फ 3 रुपए बचेंगे। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि कोई कमाई करेगा तो कमाई तो तब करेगा जब कुछ सामान पैदा करेगा, उत्पादन करेगा, तो उत्पादन पर कर लेना है उनसे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और ये अंग्रेजों ने लगाई 350%। 100 रुपए का सामान पैदा करो तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई व्यक्ति सामान बनाएगा तो बेचेगा जरूर, तो बेचने पर उससे टैक्स लेना है। तो उन्होंने एक टैक्स बना दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। वो 180% से 250% होता था। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि सामान बनाएगा तो कर भरेगा, बेचेगा तो टैक्स देगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा तो टैक्स देगा, सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा फिर टैक्स लेना उससे। तो वो टैक्स क्या क्या है? अंग्रेजों की बनाई गई सड़क पर से जाएगा तो रोड टैक्स लेना, अंग्रेजों के बनाए गए पुल से जाएगा तो टोल टैक्स लेना, जिस गांव में सामान बनाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लेना। ऐसे कर करके उन्होंने सारे टैक्स के कानून लाद दिए इस देश। उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य, भारतवासियों से पैसे छीनने हैं, भारतवासियों से धन छीनना है, संपत्ति छीननी है और उसको लंदन लेके जाना है। जब ये कानून लागू हो गए, इंडियन इनकम टैक्स आ गया, सेंट्रल एक्साइज आ गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया, रोड टैक्स आ गया, टोल टैक्स आ गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स आ गया, 20 तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। तब लूट और ज्यादा हो गई इस देश की। और उस लूट का दुष्परिणाम ये निकला कि धन तो सारा लंदन चला गया, इस देश के सारे उद्योग खत्म हो गए। क्योंकि किसी उद्योग पर आप 350% एक्साइज ड्यूटी लगा दोगे तो कितना महंगा कर दिया आपने उस सामान। फिर सेल्स टैक्स लगा दोगे, फिर इनकम टैक्स ले लोगे, फिर रोड टैक्स ले लोगे, फिर टोल टैक्स ले लोगे। अल्टीमेटली दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत की वस्तुएं महंगी होती गई और वो वस्तुएं बाजार में बिकना कम होती गई। तो भारत का एक्सपोर्ट खत्म हो गया, निर्यात खत्म हुआ, तो दूसरे देशों से जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया और धीरे धीरे आमदनी इस देश की घटती गई, घटती गई, घटती गई। आज भारत की हैसियत दुनिया में ऐसी है कि 200 देशों में सबसे गरीब देशों में भारत का नंबर आता है। आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया के 200 देशों में सबसे अमीर देशों में भारत का पहला नंबर आता था। इतना परिवर्तन हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं आज की बात कि अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया, टोल टैक्स लगाया, रोड टैक्स लगाया, हाउस टैक्स लगाया, कॉरपोरेशन टैक्स लगाया, सारा धन लूट के
लंदन ले जाने के लिए। वो विदेशी थे, लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है, ये उनका घोषित उद्देश्य था। वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में, कोई धर्मादा खाता खोलने नहीं आए थे। अब होना क्या चाहिए था? 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, तो आजादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए टैक्सेशन के नाम पर, वो सब खत्म होने चाहिए थे, सब कानून जला देने चाहिए थे। लेकिन आजादी के 62-63 साल के बाद भी वो सारे कानून लगे हुए हैं इस देश में। इनकम टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है, बस नाम बदल गया है वैल्यू एडेड टैक्स, रोड टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, कॉरपोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो 23 थे, काले अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो 64 है, 64। गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे, ये काले अंग्रेज आपसे धन लूट लूट कर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। देश में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आप सोचिए, अंग्रेज लूटे 23 टैक्स लगा के, अंग्रेजों के बाद की सरकार आपको लूटे 64 टैक्स लगा के, और फिर भी पेट ना भरे सरकार का। हर साल एक नया टैक्स, हर साल एक नया टैक्स, हर साल। अंग्रेजों ने कभी जिंदगी में सर्विस टैक्स नहीं लगाया इस देश में, काले अंग्रेजों ने लगा दिया सर्विस टैक्स। माने सेवा करना भी अब टैक्स भर के। पहले तो भारत में कहा जाता है कि भारत सेवा करने वालों का देश है, जो भी सेवा करें उनको टैक्स भी भरना पड़े इस देश में। और ये काले अंग्रेज तो इतने खतरनाक हैं कि गोरे अंग्रेज साल में अंतिम समय टैक्स वसूला करते थे, ये काले अंग्रेज तो एडवांस में ही पूरा टैक्स वसूलते हैं आपसे। आप गाड़ी खरीदने जाइए 4 पहिए की, तो खरीदते समय पूरी जिंदगी भर का रोड टैक्स आपसे ले लेंगे। चाहे गाड़ी आप 6 महीने चला के उसको तोड़ दें, फोड़ दें, वो टूट जाए, उनको लेना देना नहीं, पूरी जिंदगी भर का टैक्स आपसे ले लेंगे। तो एक बार रोड टैक्स ले लिया, अब उस गाड़ी को लेकर जब सड़क पर चलेंगे तो हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स अलग से लेंगे। इतने हरामी और बेईमान हैं ये काले अंग्रेज। हम पैसे देते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स के रूप में, ताकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमको सुविधा दे उस पैसे से। मुझे अभी पता चला कि कोल्हापुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सैकड़ों करोड़ का जो आप टैक्स देते हैं, उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक 48 किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका दे दिया है किसी को 233 करोड़ में, 237, 270 करोड़ में 48 किलोमीटर की सड़क बन रही है। ये बन के तैयार हो जाएगी तो आपसे टोल टैक्स लेने की तैयारी चल रही है। आपके टैक्स के पैसे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास और पैसा आएगा कहां से? आपने टैक्स दे दिया एक बार कॉरपोरेशन को, पेट भर जाना चाहिए उनका, वो नहीं भर रहा है। उस टैक्स के पैसे से सड़क बन रही है, उस सड़क पर आप चलेंगे तो टोल टैक्स अब आपको जिंदगी भर 30 साल के लिए देना पड़ेगा। ऐसी लूट मचा रखी है इन काले अंग्रेजों। सारे देश में ये लूट मार है टैक्स की, और इस लूट मार के 3 दुष्परिणाम हैं। सबसे पहला दुष्परिणाम है कि जो चीजें सस्ती होनी चाहिए वो 64 तरह के टैक्स लगने से बहुत महंगी है। डायरेक्ट टैक्स तो 2 लगे हुए हैं इस देश में, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और 62 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगे हुए। और आपको मालूम है, थोड़ा भी अर्थशास्त्र का ज्ञान हो तो डायरेक्ट टैक्स की जो मार पड़ती है वो किसी अमीर के ऊपर होती है, श्रीमंत के ऊपर होती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जो मार होती है वो गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ती है। गरीब मार खाते हैं उसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की। और इस देश में उसके दुष्परिणाम ये हैं, जो चीज आपको 1 रुपए में मिलनी चाहिए वो 70 रुपए में मिल रही है, जो 70 रुपए में मिलनी चाहिए वो 7,000 रुपए में मिल रही है। ऐसी लूट मची। मेरे हाथ में एक बॉल पेन है, ये बाजार से आप खरीदो 10-12 रुपए का मिलेगा, ये फैक्ट्री में सिर्फ 1.5 रुपए का बनता है। मेरे हाथ में एक रिस्ट वॉच है, आप इसको बाजार से खरीदो 500-550 रुपए की बनेगी, मिलेगी, ये कारखाने में 70 रुपए की बनती है।
आप एक सीमेंट का पैकेट बाजार से खरीदते हैं ना 246, 250 रुपए का, फैक्ट्री में वो 76 रुपए का बनता है। 1 लीटर पेट्रोल जो आप बाजार से 50 रुपए में खरीदते हैं वो 12 रुपए में तैयार होता है। 1 लीटर डीजल जो आप 35 रुपए में खरीदते हैं वो 7.5-8 रुपए में बनता है। 1 लीटर केरोसिन जो आप बाजार से 20-25 रुपए में खरीदते हैं वो 7-7.5 रुपए का 1 लीटर होता है। कोई भी चीज जो आप खरीद रहे हैं बहुत महंगी कीमतों पर, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है टैक्स और दूसरा बड़ा हिस्सा है कंपनी का प्रॉफिट। दोनों मिलकर आपको लूट रहे हैं। और ये टैक्स के माध्यम से हम जो धन देते हैं हमारी सरकारों को, वो कोई थोड़ा बहुत नहीं है। हम लोगों ने एक बार हिसाब निकाला, केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को जो टैक्स देते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो टैक्स देते हैं, वो एक साल में कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार को हम एक साल में देते हैं 6.25 लाख करोड़ रुपए टैक्स में। 31 राज्य हैं इस देश में, सभी राज्यों की राज्य सरकारों को हम देते हैं 12 लाख करोड़ रुपए एक साल में, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए हम देते हैं, 2 से 2.5 लाख करोड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए सालाना हम टैक्स में दे देते हैं। अब इतना रकम हम सरकार को टैक्स में दे देते हैं, केंद्र को, राज्य को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। ये कितनी बड़ी रकम है, अंदाजा है आपको? इस 20 लाख करोड़ रुपए को अगर आप टैक्स में ना दें, 1 मिनट के लिए सोचें, सरकार को ना दें, टैक्स में ना दें, ये सारी रकम गरीबों में ऐसे ही दान कर दें, तो पूरी गरीबी इस देश में 1 साल में ही खत्म हो जाती। और अगले साल इस रकम को आप बेरोजगारों को दान कर दें तो बेरोजगारी दूसरे साल में खत्म हो जाती। फिर इस रकम को तीसरे साल लोगों को दे दें तो इतनी रकम से जो सोना आता है, भारत के 6,38,365 गांव की सड़क सोने से बन जाती है। और चौथे साल फिर ये रकम आप दे दें लोगों को, तो एक सड़क सोने से बनी, उसके ऊपर दूसरी सड़क फिर सोने से हम बना सकते हैं। और 4-5 साल के बाद तो मैं सोचने लगा कि क्या करें 20 लाख करोड़ का, समझ में नहीं आता। मतलब देश का विकास करना 20 लाख करोड़ रुपए सालाना के टैक्स में 5 साल में ही संभव है। 5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा इस देश को विकास होने में। गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब दूर हो जाती है। लेकिन ये सरकारें 62-63 साल से टैक्स लेती जा रही हैं, हमारी ना गरीबी दूर कर पा रही हैं, ना बेकारी दूर कर पा रही हैं, ना पीने का पानी दे पा रही हैं, ना चलने को सड़क दे पा रही हैं, ना दवाएं हमारे पास हैं, ना डॉक्टर हमारे पास हैं, ना स्कूल हमारे पास है, ना स्कूलों में टॉयलेट हमारे पास हैं। मुझे बहुत दर्द होता है ये कहते हुए, आजादी के 63 साल में इस देश के 3.5 लाख गांवों में पूरा अंधेरा है, बिजली नहीं है। आजादी के 63 साल, लगभग 2.5 से 3 लाख गांवों में चलने की सड़क नहीं है। लगभग 3 लाख गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवा नहीं है। 50 करोड़ भारतवासी निरक्षर हैं, जिनको हम पढ़ा नहीं सके आजादी के 62-63 साल। 18 करोड़ विद्यार्थी इस देश में भर्ती होते हैं पढ़ने के लिए, और मात्र 1 करोड़ रह जाते हैं। 17 करोड़ को स्कूल बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि फीस के पैसे नहीं होते उनके पास। इस देश में 18 करोड़ विद्यार्थियों में से 17 करोड़ अगर ड्रॉप आउट्स हों, तो शिक्षा किसको दे रहे हैं और कैसी दे रहे हैं, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आजादी के 63वें साल में इस देश की आधी से ज्यादा माताएं बच्चों को जन्म देने के समय मरने की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं होती है, क्योंकि खाने के लिए खुराक नहीं मिलती। और जो माताएं बच्चों को जन्म दे देती हैं, उनमें से आधे बच्चे अपनी उम्र के 3रे महीने में खत्म हो जाते हैं। इस देश में वो 4था महीना अपना जन्मदिन नहीं मना पाते। इस देश में वनवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को लकड़ियां चुन चुन के खाना पड़ता है पेट की भूख मिटाने के लिए, और जहरीली लकड़ियां हो तो उनको मर जाना पड़ता है इस देश में। ऐसे समाचार रोज हम सुनते। क्या हुआ? आजादी के बाद हम 20 लाख करोड़ का हर साल टैक्स भरें और देश का विकास ना होए? क्या हो रहा है? जा कहां रहा है पैसा?
बहुत दिन हम लोग इस उलझन में थे कि हम 20 लाख करोड़ सालाना टैक्स भरते हैं, फिर हमारा पैसा जाता कहां है? हम तो सरकार को ईमानदारी से दे देते। इस देश के एक प्रधानमंत्री ने इसका रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में आम आदमी के लिए जब मैं पैसा भेजता हूं टैक्स का, तो 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है उसके पास, 85 पैसा लूट जाता है, हम खा जाते हैं, नेता और अधिकारी मिलकर। और ये बात कही थी भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उन्होंने कहा था कि हम नेता और अधिकारी इस देश को जोंक की तरह से चूस रहे हैं, इस देश का विकास नहीं कर रहे हैं। और एक बार हिम्मत से उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस देश की राजनीति की सफाई करनी है ऐसे दलालों से जो देश को जोंक की तरह से नोच रहे हैं, वो देश का विकास नहीं होने दे रहे। ऐसे दलालों से मुझे इस देश को मुक्त कराना। लेकिन नहीं हो पाया। राजीव गांधी ने 1984 में यह कहा कि 1 रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब 2009 की स्थिति यह है कि 1 रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता है तो 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। 90% लूट हो जाती है आपके धन की, आपके संपत्ति की। हम सुना करते थे इतिहास में कि इस देश में कुछ डाकू हुए, डाकू मोहर सिंह, डाकू माधो सिंह, डाकू जालिम सिंह, जो लूटते थे लोगों को। लेकिन मुझे तो वो आज के नेताओं से ज्यादा अच्छे लगते, क्योंकि मैंने उन डाकुओं के बारे में पढ़ा है। वो लूटते थे अमीरों को और गरीबों की बेटियों की शादी कराते थे उस पैसे से। वो लूटते थे अमीरों को और गरीबों को दे देते थे वो पैसा। तो उनमें थोड़ी मानवता थी, थोड़ी सामाजिकता थी, भले वो लूटते थे। लेकिन आज के ये जो नए डकैत पैदा हुए हैं जिनको नेता और अधिकारी कहते हैं, ये तो सब लूट लूट के अपने ही घर में भरते, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपनी बेटी को, अपने कुत्ते को, अपनी बिल्ली को, अपने ही लोगों को। ये तो सारे अकेले लूट के खा रहे हैं इस देश के धन। हमारे देश की आजादी के पिछले 63 वर्षों में जो नेता हुए हैं, जिन्होंने देश की सत्ता व्यवस्था संभाली है, ऐसे नेताओं के बारे में एक रिसर्च का काम हम लोगों ने शुरू किया है। और वो रिसर्च इस बात की है कि जब ये सत्ता में आए थे तो इनके पास कितना धन और संपत्ति था, और सत्ता में आने के थोड़े ही दिनों में कितना धन और संपत्ति हो गया। तो वो लिस्ट जब बनी तो पता चला कि देश के लोगों का तो विकास नहीं हुआ, पुढ़ारियों का विकास हुआ है, नेताओं का विकास हुआ है। देश का विकास तो नहीं हुआ, अधिकारियों का विकास हुआ है इस देश में। मतलब सीधा सा ये है कि हर साल जो टैक्स का धन आप दे रहे हैं 20 लाख करोड़, उसका 90% लूट कर नेता और अधिकारी अपना घर भर रहे हैं, स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं। 10% विकास के काम में लग रहा है। विकास इसलिए नहीं हो रहा है देश का। आप तो दे रहे हैं धन विकास के लिए, लेकिन वो लूट रहा है पूरे देश का। तो दर्द हमारे दिल में यही है कि पहले अंग्रेज लूटा करते थे जिस धन को, लंदन ले जाते थे, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं उस धन को, स्विट्जरलैंड ले जा रहे हैं। व्यवस्था तो वही चल रही, नीतियां तो वही चल रही हैं, नियम तो वही चल रहे हैं। लूट तो हम तब भी रहे थे, लूट आज भी रहे। इसलिए इस देश की इस व्यवस्था को, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, मैं मजाक में कहता हूं कि लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। ये कहीं से भी नहीं दिखाई देता कि ये लोकतंत्र। हम जब नेताओं से बात करते हैं, पुढ़ारियों से बात करते हैं, तो सीधा सवाल करते हैं कि भाई आपको 20 लाख करोड़ पिछले साल टैक्स में दिया, विकास क्यों नहीं हुआ? 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती। तो वो कहते हैं कि इस सिस्टम में लीकेज है, और लीकेज में वो चला जाता है। लीकेज का मतलब समझते हैं, लूट मारी की व्यवस्था इस तंत्र में है, वो उसमें चला जाता है। तो इस लीकेज को जब तक भरेंगे नहीं, लूटमारी की व्यवस्था को जब तक आप रोकेंगे नहीं, इस धन को बचाएंगे नहीं, विकास इस देश का हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने भारत स्वाभिमान अभियान बनाया और इसको शुरू किया है। वो इसी संकल्प के साथ शुरू किया है कि गोरे अंग्रेजों ने लूटखोरी की जो व्यवस्था बनाई, काले अंग्रेजों ने जो लूटखोरी की व्यवस्था पिछले 63 साल से चलाई, अब इस व्यवस्था को चलने नहीं देंगे और इसको पूरी तरह से बंद करेंगे। लूटखोरी को, देश का धन देश के विकास में काम आएगा और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा। इस संकल्प को लेकर हमने भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया।
आप बोलेंगे क्या हमारा संकल्प पूरा होगा? हमें भरोसा है कि पूरा होगा। आप बोलेंगे क्यों हमें संकल्प है कि ये पूरा होगा? हमें संकल्प ये इस बात से आता है कि अगर भारत के लोगों ने जागरूक होने के बाद गोरे अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से भगा दिया, जिनकी दुनिया 50 देशों में चलती थी, जिनका साम्राज्य दुनिया में 50 देशों में चलता था, जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसे गोरे अंग्रेजों को भारतवासियों ने अगर मार के भगा दिया इस देश से, तो हमें विश्वास है कि आज के काले अंग्रेजों को भी ये भारतवासी मार के भगा देंगे इसको। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहकार चाहिए, ये संकल्प हमारा पूरा हो। आप बोलेंगे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं? हमारे इस भारत स्वाभिमान अभियान के हमने जो उद्देश्य बनाए हैं, उसमें सबसे पहला उद्देश्य यही है कि लूट की जो व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, इसको पूरा खत्म करना है, इसको बदलना है। और लूट का जो धन अंग्रेज यहां से ले गए और काले अंग्रेज जो ले जा रहे हैं, ये दोनों ही धन को भारत में वापस लाना है। आप बोलेंगे क्या संभव है ये? हां, संभव है। अंग्रेजों ने 300 लाख करोड़ रुपए लूटा है, उसके सारे प्रमाण और दस्तावेज अब हमारे हाथ में है। अब तक तो हमें भी पता नहीं था कि कितना लूटा है, अंदाजा हम लगाते थे। भारत में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं अंग्रेजों के जमाने के और अंग्रेजों की संसद में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं अंग्रेजों के जमाने के, दोनों दस्तावेजों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि 300 लाख करोड़ रुपए उन्होंने लूटा है। और इस लूट की रकम को हम अंग्रेजों से वापस ले सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे ले सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा करके ये रकम हम वापस ले सकते हैं। बस इसमें हमें इतना ही करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने हमको लूटा, हमारे जैसे 50 और देशों को लूटा है, भारत के जैसे 50 और देशों को लूटा है। उन 50 देशों का संगठन खड़ा करके अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 50 देशों की तरफ से मुकदमा करना होगा। और वो सभी देश इसको सिद्ध कर देंगे कि उनका धन इतना है, उनका धन इतना है, तो वो सब वापस देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि कोई देश किसी दूसरे को लूट नहीं सकता। उस कानून का आधार लेके हम ये मुकदमा कर सकते। और अंग्रेज इस मुकदमे में हार जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ दुनिया के 50 नहीं 100 देश तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका धन और उनकी संपत्ति भी उन्हें वापस चाहिए। आप बोलेंगे तो 63 साल किया क्यों नहीं हमने? हमारे देश की संसद में कई बार बहस हुई इस विषय पर कि जो धन अंग्रेज लूट कर ले गए हैं, इसको भारत में वापस लाया जाए। इस बहस को चलाने वाले एक बहुत बड़े क्रांतिवीर इस देश में हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपने एक निजी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी, एच.एम. पटेल उनके निजी सचिव हुआ करते थे, बाद में भारत के वित्त सचिव बने। उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि सब हिसाब निकाल के अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होने नहीं दिया। कारण क्या था? नेहरू जी को लगता था कि अंग्रेजों से दोस्ती रखनी ही चाहिए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए, उनसे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए हर बार उसको वीटो किया उन्होंने। और चूंकि सरदार पटेल जल्दी स्वर्गवासी हो गए, इसलिए संसद में आगे इस बात को बढ़ाने वाला फिर कोई दूसरा नहीं रहा। वरना ये पैसा तो हम 1947 में ही वापस ले सकते थे और अंग्रेजों को देना पड़ता। चलो ठीक है, देर हो गई। और ये कह सकते हैं कि 47 में सरदार पटेल के बाद उतनी ताकत का कोई नेता नहीं आया इस देश की सत्ता व्यवस्था में, नहीं तो बाद में भी आ जाता ये धन। तो अब करेंगे इस काम को, और करेंगे तो अंग्रेजों के सामने ये बात आनी ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उनको ये सारा हिसाब हमें लेना ही है कि इतना आपने टैक्स के माध्यम से लूटा, इतना ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा इस देश में से, इतना अंग्रेज अधिकारियों ने रिश्वत में लूटा। वो सारे प्रमाण हैं और उनके प्रमाण हैं, हमारे नहीं। उनकी संसद की बहस है, हमारी नहीं। उनके अधिकारियों के लिखे हुए प्रमाण हैं, हमारे नहीं। उसको वो नकार नहीं पाएंगे। तो ये 300 लाख करोड़ हम वापस लाएंगे, आज नहीं तो कल। हमारा तो संकल्प इतना है कि वर्तमान राजनीतिक पार्टियां और दल अगर इस पैसे को लाने में हमारी मदद नहीं करेंगे
तो हम नई राजनीतिक पार्टी, नए दल बनाएंगे इस देश में, उनकी मदद से इस पैसे को। इतना संकल्प हम कर चुके। दूसरा संकल्प हमारा है कि जो काले अंग्रेज पिछले 63 साल से लूट लूट कर स्विट्जरलैंड और विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, ये धन भी हम वापस लाएं। आप बोलेंगे ये कितना है? स्विट्जरलैंड की बैंकों में अब तक हमारे नेता और अधिकारियों ने जो लूट कर धन जमा किया है वो 1500 अरब डॉलर है, और 1500 अरब डॉलर को आप रुपए में निकालें तो 75 लाख करोड़ रुपए निकलता है। और अभी एक नई जानकारी आई है देश में, वो ये कि स्विट्जरलैंड की बैंकों के अलावा दुनिया में कुछ और देशों की बैंकें हैं, वहां भी भारतवासियों ने धन रखा है। एक पनामा नाम का छोटा सा देश है, गिनी बिसाऊ नाम का एक छोटा सा देश है, टोबैगो नाम का एक देश है, ट्रिनिडॉड नाम का एक देश है, ऐसे दुनिया में छोटे छोटे, लिचेस्टन नाम का एक देश है, ऐसे कई देशों में भी और धन जमा है, और वो करीब 35 लाख करोड़ है। माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए आजादी के 62 साल में इन नेताओं ने लूटकर विदेशों में जमा किया है। अब आप तुलना कर लीजिए, अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा, और इन काले अंग्रेजों ने 62 साल में 110 लाख करोड़ लूट लिया इस देश। माने ये काले अंग्रेज कम खतरनाक नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि इन काले अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा प्रवेश कर गई, डलहौजी की आत्मा प्रवेश कर गई। इन्होंने भी बहुत लूटा इस देश को, तो इस लूट के धन को भी वापस लाना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? इसके लिए भी कुछ रास्ते हैं। 4 रास्ते से ये धन वापस आ सकता है। सबसे पहला रास्ता यह है कि जिन नेताओं ने, अधिकारियों ने 62 साल में यह धन भारत से लूटा है और ये विदेशी बैंकों में जमा किया है, इस पूरे धन को भारत की संसद की मदद से हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा दें। पूरे धन को, 110 लाख करोड़ को। तो आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है? अभी ये जो 110 लाख करोड़ जमा है अलग अलग देशों की बैंकों में, स्विट्जरलैंड के साथ साथ, ये सब नेता और अधिकारियों की निजी संपत्ति के रूप में जमा है। हम उसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें संसद से कानून बनाकर, तो सारी बैंकों को ये पैसा हमें वापस देना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है वो ये कि किसी भी देश का राष्ट्रीय धन या राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश की राष्ट्रीय बैंक में जमा हो सकती है, विदेशी बैंकों में जमा नहीं हो सकती। अभी ये धन निजी संपत्ति है, व्यक्तिगत है, तो कहीं भी जमा कर दिया। फिर अगर ये राष्ट्रीय संपत्ति हो गया तो भारत की बैंकों में ही इसे रखा जा सकता है। रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, स्टेट बैंक में रख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में रख सकते हैं, महाराष्ट्र बैंक में रख सकते हैं, भारत की बैंकों में ही रखना पड़ेगा। ये नियम है। इस नियम का हम उपयोग करें अपने देश के हित में और संसद से कानून बनवाएं। कानून बनवाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। हमारी इस समय पूरी ताकत लगी हुई है कि जो संसद चल रही है इस समय, उसके कुछ मेंबर्स को कन्विंस करके हम प्रस्ताव डलवाएं। और एक लाइन का प्रस्ताव, 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन भारत के बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद इस प्रस्ताव पर बहस करे, फिर वोट पड़े और ये कानून पास हो जाए। जब ये प्रस्ताव संसद में आएगा, बहस होगी, तो आप जरूर टेलीविजन का स्विच ऑन करके देखना इस बहस को। हम आपको SMS से सूचनाएं भिजवाएंगे, हम टीवी चैनलों से सूचनाएं भिजवाएंगे, अखबारों से सूचनाएं भिजवाएंगे कि आज बहस हो रही है। आपको हम एक ही चीज दिखाना चाहते हैं कि इस बहस में आप ये देखना कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है। सूट खोलेगा, मूर्खों का मूर्ख, जिस दिन शादी करने जा रहा उसी दिन सुपर इडियट बन के जाता है। और मैं अक्सर उसको कहता हूं, भाई तुमने 3 पीस सूट और टाई पहना है, तुम्हारी धर्मपत्नी को स्कर्ट पहनाओ। पत्नी को कहेगा साड़ी पहनो और खुद 3 पीस सूट और टाई लगा के चलेगा। पत्नी भारत की है, पति इंग्लैंड वाला है। हम कहते हैं पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं गृहस्थी के, एक पहिया ट्रैक्टर का, दूसरा साइकिल का। कैसे चलेगा ये? काहे को ये अंग्रेजी भूषा पहन रखी है?
भारत में इतनी गर्मी है, यहां ना सूट पहनने की जरूरत है ना टाई लगाने की। इंग्लैंड वाले टाई और सूट इसलिए पहनते हैं कि ठंड बहुत है और बार बार ठंड होती है, साल में 8 महीने ठंडी पड़ती है, बर्फ गिरती है, इसलिए वहां टाई लगाई जाती है, ठंडी हवा ना जाए। और टाई उन्होंने इसलिए भी लाई है, 14वीं शताब्दी के पहले टाई नहीं थी वहां अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम होता रहता है, नाक बहती रहती है, तो जेब से वो कागज निकाल के पोंछ के रखते रहते हैं। फिर एक बार उनको लगा कि गले में ही लटका लो, उसको रखना नहीं पड़ेगा, इसलिए टाई लाई है। आप क्यों इसको लटका के घूम रहे? और मुझे बहुत त्रास होता है जब छोटे छोटे बच्चों को मैं स्कूल जाते देखता हूं, एकदम टाइट टाई, 3 साल का 4 साल का बच्चा, इतनी टाइट टाई कि जो नसें खून की प्रवाह को बनाने के लिए हैं वो ही बंद हो जाए, बच्चे तो वैसे ही पागल हो जाएंगे। ये बंद करिए अंग्रेजी भूषा, कुछ अच्छी नहीं है। अपनी भूषा बहुत अच्छी है, धोती है, लुंगी है, कुर्ता है, पजामा है, वगैरह वगैरह, ये सब भारत की भूषा है, इनका ही उपयोग करिए। अंग्रेजी भूषा छोड़िए, अंग्रेजी भाषा छोड़िए, अंग्रेजी भोजन भी छोड़िए। पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, विचित्र विचित्र नाम है। हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता। मूर्खों के भोजन कर रहे हैं। अपने पास कुछ कमी है क्या भोजन में? भारत में मैंने एक दिन सोचा, जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो दिन से गिनकर जिस दिन मेरी मृत्यु होगी वो दिन तक हर दिन एक नया व्यंजन बना के मैं खा सकता हूं, इतनी विविधता भारत के भोजन में है। उनके पास तो ले दे के एक ही है, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, और वो भी क्या है, वो है ना पाव रोटी, बस एक पाव रोटी, एक डबल रोटी, उसी को काट के उसमें सलाद भर लो, उसको काट के उसमें कुछ भर लो, बस यही है। यूरोप के कितने देशों में पाव रोटी, डबल रोटी, अमेरिका में कितने स्थानों पर पाव रोटी, डबल रोटी, इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं, क्योंकि बनाना नहीं आता कुछ। गेहूं है हमारे पास, उनके पास भी है, गेहूं का आटा उनके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन हम गेहूं के आटे से कम 70-80 चीजें बना सकते हैं। पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, कई तरह के पराठे बना सकते हैं, कई तरह की पूरियां बना सकते हैं। यूरोप वाले एक ही चीज बनाते हैं, पाव रोटी, डबल रोटी, कुछ आता ही नहीं बनाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास इसकी। भारत की आई और ताई हर घर में जो व्यंजन बना सकती है, यूरोप में कोई नहीं बना सकता। हमारे यहां जो गरम गरम रोटी बना के खाने की परंपरा, यूरोप में तो सिर्फ सपना देखते हैं लोग उसका, कि गरम रोटी खाने को मिले, सवाल ही नहीं उठता। वो तो बाजार से बनी बनाई लाते हैं, और पाव रोटी 3 महीने पुरानी होती है, डबल रोटी 3 महीने पुरानी होती है, उसी को खाते हैं। सब्जी बनाना आता नहीं तो बाजार से डब्बा बंद सब्जी लाते हैं, उसको प्लेट में निकाल के ऊपर से मीट डाल के खाते हैं। दाल कोई जानता नहीं। और बाकी मिठाइयां इतनी तरह तरह की हम जो बना के खाते हैं, उनके पास एक ही मिठाई है, आइसक्रीम, और कुछ है ही नहीं। गरीब लोग हैं, उनके चक्कर में आप क्यों फंस गए? आपको तो मैं इतना बताना चाहता हूं, इतना बड़ा सुख है इस देश में जो किसी देश में नहीं। आप भारत में रहते हैं, घर में हर दिन नया व्यंजन बना के खा सकते हैं, वहां होटलों में भी नहीं मिलता। आप भारत में रहते हैं, हर दिन आपके घर के सामने कोई दूध वाला आएगा, भैंस लेके आएगा, गाय लेके आएगा, दूध निकाल के आपको घर में देके जाएगा। अमेरिका में तो दूध लाने के लिए कम से कम 100 मील गाड़ी चला के जाना पड़े, और वो भी दूध मिलेगा तो डब्बा बंद मिलेगा, फ्रेश मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो दूध का डब्बा 7-8 दिन पुराना है। आपके देश में कितना बड़ा सुख है, आपने कपड़े धोए, उसको इस्त्री करने के लिए कोई आपके घर के सामने आकर इस्त्री करके चुपचाप देके जाएगा। अमेरिका में तो इस्त्री करवाना दूसरों से स्वर्ग जैसा सुख है। कोई इस्त्री करने नहीं आता, इस्त्री करवाने के लिए 50 मील गाड़ी चला के जाना पड़ता है, फिर देके आना पड़ता है, 1 हफ्ते में वापस मिलेगा। भाजी पाला बेचने वाला आपके घर आके देके जाता है, भाजी ले लो, आप बोलोगे नहीं चाहिए, फिर भी कहेगा ले लो, फिर भी कहेंगे आप नहीं चाहिए तो कहेगा चलो कुछ बात तो कर लो, भाजी नहीं लेनी है छोड़ो। आपकी पूछेगा, बच्चों की पूछेगा, अपनी सुनाएगा, बच्चों की सुनाएगा, थोड़ा आपका उसका आत्मिक रिश्ता बन जाएगा। भाजी बिके ना बिके, लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ ऐसा पक्का हो जाएगा
यूरोप और अमेरिका में तो कोई किसी की सुनता नहीं है। वहां तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, चुपचाप घुस जाओ, इनकी तरह से अपनी चीजें डब्बे में रख के बाहर निकल आओ, कोई पूछेगा नहीं, कोई बोलेगा। पागल हो जाएंगे आप तो, सच बता रहा हूं। अगर अमेरिका जाके 3 महीने भी रह जाए तो पागल ही होके आएंगे। सिजोफ्रेनिया से कम बीमारी नहीं मिलेगी आपको वहां से आने। जो भी भारतवासी जाते हैं थोड़े दिन में परेशान हो जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। यहां तो सड़क चलता, हर आदमी आपसे बोलता है, बात करता है, वहां कोई किसी से बात नहीं करता। और गलती हो गई कुछ तो जेल हो जाती है सीधे। मेरा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है, वो और उसकी पत्नी एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी करते हैं, IBM में। थोड़े दिन पहले उनसे एक गलती हो गई, वो भारत से गए हैं तो उनको पता नहीं अमेरिका कैसा है। तो वो मेरा जो दोस्त है, पति पत्नी, उनको कोई बच्चा नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पड़ोस का एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, उसने बॉल को किक मारा, सड़क पे आके बॉल गिर गई। तो मेरा ये दोस्त उसको देख रहा था, उसने बॉल उठा के बच्चे को देने के लिए ले गया, तो बच्चा दौड़ के आया, तो इसने बॉल छोड़ के उस बच्चे को उठा लिया। बच्चे की मां ने बालकनी से देखा और उसके ऊपर केस फाइल किया, सूट फाइल किया कि मेरे बच्चे का अपहरण इसने करने की कोशिश की। अब मेरा भाई, मेरा दोस्त और उसकी पत्नी दोनों 17 साल के लिए जेल में बंद है। 17 साल उनकी जिंदगी जेल में कटेगी। अब वो मुझे कई बार कहते हैं कि हमने बहुत भारी गलती की अमेरिका आके, लेकिन अब समझ में आता है कि भारत और अमेरिका का अंतर क्या है। वहां पड़ोसी के बच्चे को गोद में लेने पर जेल हो जाती है, और भारत के सारे बच्चे पड़ोसी के घर में ही बड़े होकर जवान होते हैं। हमें तो याद ही नहीं है हमारे बच्चों की, वो तो पड़ोसी के घर में खाना खाते हैं, वहां खेलते हैं, वहीं सो जाते हैं, अगले दिन घर में वापस आ जाते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ। बहुत अंतर है हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता में, हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में, हमारी परंपरा उनकी परंपरा में, हमारी मान्यता उनकी मान्यता में। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का ध्यान रखिए। विदेशी मान्यता, विदेशी परंपरा, विदेशी संस्कृति में फंसेंगे तो ना तो भारतीय बनेंगे, ना आप उनके जैसे बनेंगे, खिचड़ी बनकर अधकचरे हो जाए। इसलिए हर स्तर पर कोशिश करिए कि आप भारतीय ही रहें। बच्चों का जन्मदिन मनाना है, भारतीय तरीके से मनाइए, अंग्रेजियत में मत जाइए। केक खरीद के लाना, फिर मोमबत्ती लगाना, फिर मोमबत्ती को जलाना, फिर फूंक मार मार के बुझाना। अब बुझाना था तो जलाया क्यों? और हमारे घर में तो जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मृत्यु होती है। जन्मदिन हुआ कि मरण दिन, क्यों मना रहे हैं ऐसा जन्मदिन? भारतीय पद्धति का प्रयोग करिए, मंदिर में जाइए, दीपक जलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, कुछ दान करिए, बच्चों को वो परंपरा में सिखाइए, उनकी आदतें वैसी बनाइए। हर स्तर पर भारतीय बनिए। मेरी आपको एक विनम्र अपेक्षा है, भाषा में भारतीय होना, भूषा में भारतीय होना, भोजन में भारतीय होना, भजन में भारतीय होना, भेषज में भारतीय होना, औषधि वो भी पूरी भारतीय उपयोग करिए। क्योंकि जो औषधि आपके देश में पैदा हुई है वही आपके अनुकूल होगी। जो औषधि आपके यहां पैदा नहीं हुई है, बाहर से आई है, वो आपके अनुकूल कैसे होगी? एलोपैथी की कोई भी दवा खाएंगे, वो ठंडे देश के लोगों के लिए बनाई गई दवाएं हैं, वो गर्मी ही करने वाली हैं। और आप गर्म देश में रहते हैं और एलोपैथी खाएंगे, मर जाएंगे। इतने साइड इफेक्ट्स होंगे कि परेशान हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी दवाओं में एक बीमारी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। जिंदगी पर हम स्वस्थ ही नहीं हो पाते और लाखों करोड़ उसमें खर्च कर देते। इसलिए दवाएं भी अपनी इस्तेमाल करिए। आयुर्वेद की दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं, हमारे अनुकूल हैं, हमारे वातावरण में से पैदा हुई हैं, हमारी प्रकृति को वो समझती हैं, हम उनकी प्रकृति को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से घर में उपलब्ध है, पड़ोस में उपलब्ध है। हर स्तर पर भारतीय बनिए तो ये अंग्रेजियत हमारे जीवन से चली जाएगी। एक तो अंग्रेजियत हमें शासन में से हटानी है, प्रशासन से हटानी, दूसरी अपनी जिंदगी से भी हटानी। ये दोनों स्तर पर काम होगा, अभियान चलेगा, तब जाकर एक ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जानते हैं, शिक्षा की बात कही थी, स्वदेशी की बात कही थी, स्वराज्य की बात कही थी, और शिक्षा में सबसे पहले माध्यम की बात कही थी कि हमारी शिक्षा पूरी मातृभाषा में होनी चाहिए। और उसके लिए बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था।
अब मुझे दुख इस बात का होता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के देश में जो अभियान उन्होंने कभी मराठी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया,